अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ नबील अली और आज का जो सेशन है ये मैं चाहता था कि मैं ना करूं, मगर ये था कि बहुत से हमारे फार्मर्स की तरफ से और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से भी कंसर्न्स आते थे। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि ये सेशन है हाफ़िज़ इकबाल साहब, हमारे जो चीफ़ सुपरवाइज़र थे, वो हमें छोड़ गए 16 तारीख को, 16 नवंबर को। आज तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं। तो कुछ हम काफ़ी अपसेट थे और हम इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहते थे, मगर ये था कि फॉर गुड सेक कि हमने कहा कि हम एक सेशन करते हैं जिसमें हम इन्फॉर्म भी करते हैं अपने सब स्टेक होल्डर्स को और उनसे दवा की अपील करते हैं। और हम प्लान ये कर रहे हैं कि हम अपने अदारे में हाफ़िज़ इकबाल साहब के लिए जो है एक ट्रिब्यूट ओरिएंटेड जो है कल्चर डेवलप करें। तो इस वीडियो को करने का मकसद ये है कि हम हाफ़िज़ इकबाल साहब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें और बाकी जितने भी हमारे अदारे में ऑर्गेनिक वैली में लोग हैं उनसे उनके बारे में हम कुछ पूछेंगे, उनका तल्लुक़ कैसा था और हम थोड़ा सा बता पाएँ कि अच्छे लोग किस तरह के होते हैं और उनका आने का क्या फ़ायदा होता है। और हम कोशिश करेंगे कि उनकी सिखाई बातें जो है हम अपनी वीडियोस में डिस्कस किया करें, क्योंकि अगर उनका सिखाया नॉलेज जो है उसको हम स्प्रेड आउट करेंगे तो ये भी एक सदका जारिया होगा। तो मैं शुरू करता हूँ हाफ़िज़ साहब के हाफ़िज़ साहब ने किस तरह मुझे जॉइन किया। तो ये एक पीछे जाना पड़ेगा 3-3.5 साल पहले तो मेरे पास होते थे उसामा साहब मेरे साथ होते थे, मेरे दोस्त हैं बचपन के तो उन्होंने और मैंने मिलके ऑर्गेनिक वैली इकट्ठा शुरू किया और उनके मशरे पे ही हम जो है आस्ट्रोलाब RIR लेके आए। मगर हमसे वो पलती नहीं थी, ना उनका तजर्बा था ना मेरा तजर्बा था, और हम समझते थे कि जो हमें बर्ड देगा वो शायद सिखा देगा। तो जिनसे हम बर्ड लेते थे वो भी मेरे दोस्त ही हैं, अभी वो भी हमारा YouTube चैनल देखते हैं। अवैस साहब है, राशिद साहब मानसरा से तो वो भी हमें बेहतर गाइड ना कर पाए तो तकरीबन 1.5-2 साल हमने छोटे चूज़े भी लिए, हमने 2 माह के भी लिए, हमने तैयार 4-4.5 माह के भी लिए और हमने ब्रीडर भी लिए, मगर सारे मर जाते थे हमसे। बहुत सी वजूहात थी, हम बच्चे की प्रोटोकॉल नहीं थे समझते, बड़ी मुर्गी को जब लिया तो उसके प्रोटोकॉल नहीं थे, मेल फीमेल के मसाइल थे आपस में, 50-50% बर्ड हमें दे दिया जिनसे हमने 2 माह का बर्ड लिया, तो सो मैनी प्रॉब्लम। तो एक दिन जुम्मे का दिन था, मैं नॉर्मली जुम्मे वाले दिन जो है मेन सिटी से जाता हूँ फार्म्स पे, तो मैं ना जा सका। तो सामा भाई और बाकी सब दोस्त वो वैसे ही घूमने फिरने गए, आफसाबाद के करीब है किला मज्जा सिंह, डेरा शाह जमाल के पास। तो उधर किसी ने बताया कि यार उन्होंने जब पोल्ट्री की बात हुई, आई डोंट नो, उसमें फरहान साहब थे, उसामा, सुहेल भाई और मेरे जो हर दिल अजीज़ है डॉक्टर उस्मान साहब, ये चारों गए। तो परेशान तो हम सब थे 1.5-2 साल से कि यार काम नहीं चल रहा। तो वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता कि शायद उनको किसी ने बताया तो वो उधर गए या उधर जाके बताया। मुझे शाम को एक उसामा साहब ने वीडियो भेजी और वीडियो भेज के कहते हैं यार ये देखो, ये गोल्डन मिस्री चूज़े हैं, ये कितने एक्टिव हैं, भाग दौड़ रहे हैं, तो ये हमारे पास तो पलते नहीं हैं। मैंने कहा ये तूने किधर से लिए? कहता मैं इधर किला मज्जा सिंह है, एक जो है फार्मर के पास आया हूँ, तो वो बड़ा अच्छा फार्मर है और ये देखो कितने अच्छे उनके चूज़े हैं। ये व्हाट्सएप पे ही कन्वर्सेशन चल रही है और वो वैक्सीनेटर भी हैं और बाकी सारे जो काम भी करते हैं, वैक्सीनेशन है, डिबिकिंग का तो हमें पता ही नहीं था, मगर उन्होंने कहा जी वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेटर है, ये सारे काम करते हैं। और एक अच्छी चीज़ उन्होंने बताई कि कहते हैं यार वो बंदा बड़ा अच्छा है, उसने हमें 2 मुर्गे गिफ्ट दे के भेजे। मैं बड़ा परेशान हुआ, ये मेरा ख्याल 2018 या 19 की बात है। मैंने कहा यार ऐसे भी लोग होते हैं, 2 मुर्गे गिफ्ट कर दिए, क्योंकि हमें 1.5-2 साल हो गए थे, हमने पोल्ट्री में ऐसा बंदा नहीं था देखा कि जो कोई फ़ायदा करे, नुकसानात ही करते थे।
खैर मैंने जो है ना कहा चलो यार मैं ना मिलूँगा, क्योंकि मैं बहुत से पहले भी विज़िट कर चुका, किसी ने बताना सियालकोट, अलीपुर, चट्ठा, जिधर पता चलना उधर चले जाना। तो चूँकि हम तो उस वक़्त परेशान थे ना, तो मैंने कहा जी चलेंगे हम। 2 3 4 दिन गुजरे, हम उधर गए। तो हम जब शेड पे पहुँचे तो मुर्गियाँ शुर्गियाँ बेहतरीन फार्म में, मगर ना फार्म बंद। तो ऊपर लिखा हुआ मेरे पास आज भी शायद इमेज कोई पड़ा हो, हाफिज़ मोहम्मद इकबाल, और नीचे नंबर लिखा। तो उनको जी कॉल की, हाफ़ साहब ने फ़ोन उठाया और हाफ़ साहब ने जो है ना कहा जी मैं आ जाता हूँ, पास ही गाँव था। हमने कहा जी देखो यार मतलब कितना मैनेज्ड है, कोई बंदा भी नहीं है, फार्म चल रहा। खैर उनसे डिस्कशन हुई, कन्वर्सेशन हुई, बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन हुई। हमने कहा, हमने अपने प्रॉब्लम शेयर किए, उन्होंने फिर हमें अपना ना मैक्सिमम नॉलेज दिया। तो उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं कि मैं इंशाल्लाह आपका देख लिया करूँगा। खैर हमारी जो बात हुई, हमने कहा जी आप 1 वीक बाद ना हमारे पास एक विज़िट कर लिया करें। तो हमने कहा जी आप क्या चार्जेस वगैरह लेंगे? तो मतलब एक शरीफ आदमी, और उन्होंने कहा जी ठीक है सर देख लेंगे देख लेंगे। तो खैर जो था, फिर हाफ़ साहब हमारे पास आना शुरू किया। वीक में उन्होंने एक दफ़ा आ जाना। अब मैं भी मतलब कुछ बेहतरी आनी शुरू हो गई ना, तो मैं भी मतलब अपने कामों में हो गया, क्योंकि ऑर्गेनिक वैली का उस वक्त उतना मैग्नीट्यूड नहीं था, उतना टाइम भी मैं नहीं था देता। तो हुआ ये कि कुछ 1.5 2 माह गुजरे तो उसामा साहब कहते हैं वो हाफ़ साहब आ रहे हैं, तो उनका क्या करना? मैंने कहा अच्छा क्या मतलब, आपने अभी तक कोई चार्जेस नहीं? कहते वो बताते ही नहीं। मैंने कहा यार क्यों नहीं बताते, वो आते हैं तो एक बंदा है, उसका बिज़नेस है। खैर मैं हाफ़ साहब से मिला, जिस दिन उन्होंने आना था उस दिन उधर किला फार्म पे ही मिले ना। तो मैंने कहा हाफ़ साहब आप हमें पैसे बताएं, क्या पैसे हैं आपके? वो कहते नहीं नहीं सर मैं आता हूँ, मेरा पेट्रोल ही लगता है मेरा, और तो कुछ नहीं लगता। खैर उनको बिठाया, सारा समझाया, उन्हें कहा कि देखें घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, तो आप हमारे साथ बिज़नेस मॉडल बनाएं। खैर वो मतलब एक मैं समझता हूँ कि उस वक़्त भी वो वैल्यू ज़्यादा दे रहे थे, उन्होंने अपने चार्जेस वगैरह कम बताए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मामलात चलने शुरू हुए। तो अब जानवर हमारा बेहतर हो गया, मगर पलता फिर भी बहुत अच्छा तरीके से नहीं था। ऑस्ट्रेलिया 12 यार था। इसी ड्यूरेशन में ना हुआ ये कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के साथ मेरा जो है ना कुछ तल्लुकात थे, बेहतरी हुई। हमने उनसे कहा कि हर वीक 4500 से 5000 ऑस्ट्रेलिया 12 यार बर्ड होगा। ये बात है नवंबर और दिसंबर 2020 की ना, कोविड से पहले की बात है। कोविड से पहले की हुई तो 19 की बात हुई है, बिल्कुल 19 की बात है। तो हम सबसे फिर मेरी पंजाब की आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट से हुई, तो उनसे मैंने चूज़ा लेना शुरू कर दिया। अब मेरे फार्म्स की तो इतनी कैपेसिटी नहीं थी और ना बंदे थे। मैंने हाफ़ साहब के साथ ना एक बिज़नेस डील की। मैंने कहा जी हाफ़ साहब, पहले तो मैंने कहा आप हमारे पास आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं सर मैं अपना काम करता हूँ। तो मैंने ना मुलाजमत छोड़ दी हुई है, मैं जॉब नहीं करना चाहता और ना मैं जॉब में इंटरेस्टेड हूँ। तो मुझे आज भी याद है कि हाफ़ साहब ने कहा आप कोई MBA रख लें। मैंने कहा MBA रखना होता तो MBA उन दिनों में एक रखे भी हुए थे हमने ना। मैं ये उनके बस की बात नहीं है, कोई प्रैक्टिशनर हो जो चीज़ को समझता हो वही चला सकता। खैर हाफ़ साहब ने ना मुझे ना की और ना हाँ की। मैं समझ गया कि एक बंदा अपना जो है ना रोज़गार चला रहा है तो वो जॉब नहीं करेगा। हाफ़ साहब ने बड़ी मेहनत की। अक्सर हाफ़ साहब बताया करते थे, कहते जी मैं छोटा होता था, तलीम छोड़नी पड़ गई, वालिद साहब सर पे नहीं थे, तो ऑफिस बॉय की जॉब उन्होंने शुरू की एक फीड के डिस्ट्रीब्यूटर के पास। तो कहते सर उधर ना वैक्सीनेटर आते थे तो उनके साथ मिल के चूज़े पकड़ाते थे, वैक्सीनेशन करवाते थे। इसी ड्यूरेशन में कहते कुछ दवाइयों का सर पता लगना शुरू हो गया। दवाइयों का जब पता लगा तो कहते हैं जी एक जैकपॉट ये लगा कि 1 2 दफ़ा वैक्सीनेटर ना आया, तो जो वो डिस्ट्रीब्यूटर थे उन्होंने कहा जी आप साहब हाफ़िज़ तू कर ला। कहते जी मैं पकड़ के गिरने का, यार तुम तो बड़ी अच्छी कर लेते हो, तो आइंदा तुम ही ने वैक्सीनेशन करनी है। और वो जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनके गांव में, उनके पास 1 1.5 लाख मुर्गी चलती थी, गोल्डन मिसरी ना। तो कहते सर उधर से मैंने वैक्सीनेशन करनी शुरू की, फिर डिबिकिंग सीखी, चूंच काटनी। फिर कहते हैं कि ये तो एक सीजनल काम होता है कि मतलब महीने में 1 2 दफ़ा। कहते फिर साथ मैंने काम ये करना शुरू किया कि मैंने वाइट अंडों की मार्केट शुरू कर दी। कहते जब सीज़न आना मैंने वाइट अंडे बाइक पे रखने और हाफसाबाद से मंडी बहाउद्दीन और पता नहीं किधर किधर जाके कहते मैंने अंडे भी बेचे।
फिर कहते हैं अंडे का जब सीज़न ख़त्म हो जाना तो गोल्डन मिस्री छोटे चूज़े का सीज़न शुरू हो जाना, गली मोहल्लों में जो चूज़े बेचते थे। कहते मैंने ना पीछे पिंजरा बनवा लिया और मैं जगह जगह जो है ना चूज़े सर बेचा करता था, 1 माह का, 1.5 माह का, 2 माह का, गली मोहल्लों में जो ख़वातीन को बेचते हैं। मतलब उन्होंने बड़े ग्रास रूट लेवल से बड़ी मेहनत की। तो कहते फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अब मैं अपना छोटा सा सर सेटअप बना लिया हुआ, तो जॉब नहीं मैंने करनी। मैं भी समझ गया कि ये मतलब जॉब वाले नहीं हैं। मैंने उनके साथ एक पार्टनरशिप डील की। मैंने कहा सर हफ्स साहब ये हमसे तो नहीं पाल सकता, तो आपका शेड, उस वक्त लकीली उनका भी शेड फारिग था, उनके साथ उनके कज़न का शेड भी फारिग था, तो उसमें कोई 10-15 हज़ार जानवर आ सकता था, 9 और 7 16 हज़ार जानवर था। तो मैंने कहा आप ना जानवर पालें। उस वक्त आस्ट्रेला 12,000 की बड़ी मार्केट थी और लोग कहते थे महीने का दे दो, 2 का दे दो, 4 का दे दो। तो मैंने उनको कहा कि इस एज में हम लेंगे तो इतने पैसे आपको दे देंगे, इस एज में लेंगे इतने देंगे, इस एज में लेंगे इतने, इस एज में देंगे इतने। तो मैंने 4 माह तक का उनके साथ जो है ना एक पार्टनरशिप डील कर ली और मैंने कहा जी जितना जितना बर्ड मेरे पास कस्टमर आता जाएगा, वो जितना जितना आप उठवाते जाएंगे उतने उतने पैसे हम आपसे प्रॉफिट शेयर करेंगे। खैर इस पर आप सब मान गए और नवंबर दिसंबर का महीना मुझे आज भी याद है, सख्त सर्दी, धुंधें पड़ रही थी। तो हाफ़िज़ साहब ने ना उस वक्त होते थे लकड़ी के जो है ना ब्रूड, ये भट्टियाँ जिसको कहते हैं, ब्रूडर तो नहीं थे होते, भट्टियाँ। तो आप साहब ने बड़ी मेहनत से धुआं भी मैनेज करना, हीट भी करनी, तो उन्होंने माशाल्लाह जानवर बड़े अच्छे पाले। अल्लाह ताला ने उसमें हमें बड़ा रिज़्क दिया। मार्च अप्रैल तक हमने वो 16,000 बर्ड में से अच्छा खासा अल्लाह ने हमें प्रॉफिट दिया। एंड पे एक इंसिडेंट हो गया। इंसिडेंट ये हुआ कि 600-700 सिर्फ मुर्गा बचा हुआ था। तो वो हाफ़िज़ साहब ने आगे भी एक अपने काम में बंदा रखा हुआ था, मुलाज़म की खाना खाने गया। तो वो ये जो कुत्ते होते हैं जो जिनको आप कह लें शिकारी कुत्ते कह रहे हैं, या ये पैलियों के खेतों के जो कुत्ते हैं, वो घुस के उन्होंने 600-700 मुर्गा आके ना वो गर्दनें पकड़ पकड़ के मार दी घंटे डेढ़ में। बड़े परेशान इन्होंने जो है ना मुझे ना अपने भाई से फ़ोन करवाया। जब्बार साहब है, इनके बड़े भाई, उनसे मुलाकात तो थी। तो जब्बार साहब से जब इन्होंने फ़ोन करवाया तो इन्होंने कहा जी सर आप गाँव आ सकते हैं। मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं क्या खैरियत? कहते जी वो बस हादसा हो गया। मैंने कहा मुझे पहले बताएं, सब खैरियत है। कहते जी मतलब परेशानी बड़ी इंटेंस थी, मैं घबरा गया कि क्या हादसा? कहते जानवरों का। अच्छा, अब हमने इतने मारे हुए थे कि हमें 500-600 का झटका, कोई झटका ही नहीं था लगता। और मैंने जब्बार साहब से पूछा, मैंने कहा आप परेशान ना हो, मैं शाम को आता हूँ। शाम को मैं गया तो हाफ़िज़ साहब ना बड़े परेशान। कहते हैं सर ये आपकी अमानत थी तो हम इस अमानत की प्रोटेक्शन नहीं कर सके। वो खैर मतलब एक बिज़नेसमैन के लिए दिल भी बड़ा होना चाहिए, और सेकेंडली जो है ना अब काम आगे भी चलाना। और हम ऑलरेडी यूज़ टू थे, इतने ज़्यादा जानवर मरते होते थे तो हमारे लिए तो 500-600 कोई इतनी बात नहीं थी, और हम अच्छा खासा रिज़्क कमा चुके थे माशाल्लाह। वो मतलब प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट, और प्रॉफिट में से भी वो मतलब बाहर निकल गए हुए थे। खैर मैंने हाफ़िज़ साहब को हौसला करवाया, हंसी मजाक किया। तो मैं कहा हाफ़िज़ साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, मर गए यार, अल्लाह ने अभी और हमें बहुत देने हैं, तो आप तो मतलब दिल छोटा कर गए हैं। मगर एक ना दयानतदार आदमी था ना, और मुखलस आदमी था, तो वो बड़े परेशान। खैर वो जब जानवर वाइंड अप हुआ तो फिर मैंने उनको कहा कि हाफ़िज़ साहब आप मतलब इतनी दूर होते हैं, मेरे लिए भी आना बड़ा मुश्किल है, हाफ़िज़ाबाद आना है। तो मैं किला दीदार सिंह तो मेरा गांव है, चले मैं आ जाता हूँ। तो आप किसी तरह ना कोशिश करें कि हमारे पास किला फार्म पे आ जाएं, किला दीदार सिंह फार्म। शायद वो जानवर का मरना ही हमारे लिए एक कह लें कि नेक शगुन था। तो हाफ़िज़ साहब के दिल में कोई अल्लाह ताला ने बात डाल दी, तो वो कहते हैं जी मैं चले आ जाता हूँ। तो वो मतलब हमारा उनके साथ ना गेन शेयरिंग पे ही हुआ ना, कि जितने अंडे प्रोड्यूस करेंगे उतने हम गेन शेयरिंग कर लेंगे। जॉब नहीं थी उनकी, है ना। जब आए तो अब हाफ़िज़ाबाद से किला आना भी एक हेक्टिक था। तो अब उनका कंसर्न ये था कि मतलब उनका कंसर्न नहीं था, मेरा कंसर्न ये था कि हाफ़िज़ साहब आप डेली ट्रेवल करते हैं, मतलब ये 20-22 किलोमीटर बाइक पे बनता है, तो ये मुश्किल है। खैर मैंने उनको कहा कि आप ना अपने मतलब और कोई चीज़ तो उनको ट्रैक नहीं करती थी। कहते थे मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता ना, मैं मतलब डेली माँ के पास जाना। तो मैं उनको कहता था कि देखें सड़क भी बन रही थी, बड़े बुरे हालात थे, आप डेली आते हैं। फिर मैंने उनको कहा कि आप ना इधर किला दीदार सिंह आ जाएँ, ये रिलेटिवली बड़ा इलाका। तो
तो मेरा भी उधर एक घर फ्री पड़ा है, तो आप उधर आ जाएँ बीवी बच्चों के साथ, तो बच्चों का ना मुस्तकबिल संवर जाएगा। मतलब अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। मेरे अपने स्कूल टीचर, उनका स्कूल है, बड़ा अच्छा तल्लक है उनके साथ। उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आप उनसे मिले, उन्होंने उनकी तसल्ली करवाई। तो कहते मगर मैं वालदा से कैसे बात करूं? मैंने कहा जी आप जो है ना उनसे इजाज़त लें कि मैं आपका बच्चा हूं, मगर अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जाना चाहता हूं। खैर उन्होंने वालदा से बात की, वालदा ने कही ठीक है मैं कुछ दिन इधर रह लूँ, कुछ दिन उधर, मगर आप चले जाओ। बड़ी खुशी से इन्होंने मुझे बताया कि मेरी वालदा मान गए हैं और मैं सर अब किला आ रहा हूँ। तो हमने भी बड़ी खुशी से उनको चाबी घर रेडी करके दिया। तो ये बात है तकरीबन 2 साल पहले की। तो हफ्स साहब ने जो है ना अकामोडेशन फार्म के पास ही कर ली। अच्छा, ये वो टेन्योर था कि जब हमारे कह लें कि फार्म्स और सेटअप में जो है ना दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अल्लाह ने देनी शुरू कर दी। इसी ड्यूरेशन में लुमन बर्ड आया, वो बहुत अच्छा पला और मतलब हमने उसके आउट क्लास रिज़ल्ट देखे। तो मैंने ना हफ्स साहब से जो है ना डिस्कस किया कि हम क्यों ना इसका जो है ना PS मंगवा लें। तो अब होता ये है कि आपके टीम में अगर कोई अच्छे मेंबर हो ना, तो वो आपकी कह लें कि 1 और 1 11 हो जाते हैं। कभी मेरा हफ्स साहब के साथ 4 साल का तल्लक रहा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई बात की हो और उन्होंने उसमें अपोज़ किया हो। मतलब अगर मैं मतलब एक एंटरप्रेन्योर की यही आदत होती है कि उसने आगे की बात करनी है ना, उसमें बहुत सी इलॉजिकल बातें भी होती हैं, मगर उन्होंने हमेशा उस बात को ऑन किया और 2 कदम मेरे से आगे चले। तो वो कहते हैं, मुझे आज भी याद है, मैं ना B2 शेड में खड़ा, मैं कहा आप सब इसका PS मंगवाएं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 12,000 का तो सत्यानाश हो गया और ना ये चलने वाला ब्रीड है। ये देखिए हमारे पास कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो यही हम फार्मर्स को दें तो पाकिस्तान में एक बड़ी रेवोल्यूशन आएगी। तो मुझे आज भी इनका डायलॉग याद है, कहते हैं सर तुसी मंगाओ, तुसी देखना अस्सी भी सीधे पदरे हो जाएंगे। मतलब हम भी सीख जाएंगे ना। हमारी प्रैक्टिसेस, उन्होंने कहा जी हमारी प्रैक्टिसेस, हमारी टीम जो है ना मल्टीनेशनल जो ब्रांड्स हैं जिस तरह KNs हैं बाकी, उनके लेवल पे हो जाएंगी, तो आप हिम्मत करें। खैर मुझे वो दिन और आज का दिन है, मैंने मतलब जब देखा कि मेरी टीम इनकरेज कर रही है तो मैंने हिम्मत कर ली। अब उस ड्यूरेशन में हफ्स साहब ने फिर कहा कि हम फार्म देखते हैं, कंट्रोल शेड देखते हैं, बड़ी मेहनत की। फिर ये नईम साहब और जो किला में टीम है, टीम को बिल्ड करना, उनको सिखाना, एक एक स्टेप पे लेके चलना, इन्होंने ना माशाल्लाह टीम बिल्डिंग पे बड़ा काम किया। मतलब बखील नहीं थे, जो होता था वो दे देते थे। मतलब अक्सर मेरी और आप सब की इस चीज़ पे बहस हो जाती थी जी, वो खाता जब डिस्कस करना जी वो फ़लाने को 1 बोरी दी या फ़लाने को इतने बर्ड दिए, इतने बर्ड दिए। मैं कहा आप सब एडवांस के बगैर ही, कहते कोई गल नहीं सर मेरे खाते जो, मैं नहीं आप सब टाडा मेरा खाता तो एक ही है, मगर प्रिंसिपल ख़राब होता है। मगर वो फिर ऐसे हो जाना, मतलब इधर तक के अब वो हमारे किला फार्म पे एक लेबर है, मुझे जब ये हॉस्पिटल थे तो फ़ोन करके कहते हैं सर वो एक बंदा मैंने रख लिया। मैं जी ठीक है। तो मैंने कहा आप साहब आपने कोई इंटरव्यू किया, उसकी असेसमेंट वगैरह कोई? तो मुझे कहते हैं सर वो मैं आके कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैं उस दिन बंदे से मिला, मैं कहा जी आपका हफ्स साहब से कितना पुराना तल्लक था? तो कहते हैं वो मैं तो नहीं जानता उनको। मैंने कहा आप मिले नहीं? कहते नहीं। मैंने कहा यार आप पे इतनी मेहरबानी उन्होंने कर दी, रख लिया सारा कुछ, का आप मिले नहीं? कहते नहीं जी आगे एक हमारा जानने वाला है जो हमारे से मुर्गी उठाता है, जो मतलब कानी और एक्सपायर्ड मुर्गी होती है, मैं उसका जानने वाला हूँ। तो देखें कि हॉस्पिटल बैठे भी एक बंदे का जो है ना वो भला कर रहे हैं। इसी तरह जब किसी लेबर का मैंने कहना कि हफ्स साहब इसका ये पहलू कमज़ोर है, ये है, इस बंदे को चेंज कर ले, तो वो मतलब अपनी ना एक जिस तरह एक मुर्गी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, वो लेबर को प्रोटेक्ट करते थे। और यकीन जाने 1, 2, 3 हफ्ते बाद जो उसमें कमियाँ कोताहियाँ होती थी वो लेबर की दूर हो चुकी होती थी। मतलब उनको सिखाते थे, टीम बिल्ड करते थे। खैर मैं वापस आता हूँ, PS का ऑर्डर हो गया मेरे साथ। ये गए डॉक्टर सुहेल साहब के पास, गए, भाग दौड़ की, पंजाब फीड मिल में, कमालिया, हर जगह मेरी भाग दौड़। मेरे इनको मसला था हफ्स साहब को पिछले कोई 9-10 साल से जो है ना हिरकान का, हेपाटाइटिस का ना, जिगर का मसला था। बस ये कि दवाई शवाई लेते थे, हम भी कहते थे धक्के से भी भेजते थे, मुल्तान भी एक डॉक्टर के पास भेजा, मगर ये था कि काम उनका जुनून था।
अब पीएस जब हमारे पास आया तो उस ड्यूरेशन में 15-20 दिन पहले इनकी ना तबीयत ज़रा अपसेट होनी शुरू हुई। मुझे अक्सर कहते हैं सर मुझे बुखार बढ़ा रहता, मैं दुबई था, मैंने कहा आप साहब आप रेस्ट करें, फरहान साहब बाकी संभाल लेंगे। नहीं 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 सर पीएस आ रहा है, ये बड़ी ज़िम्मेदारी है, बस एक दफ़ा पीएस फार्म पे पहुंच जाए तो फिर मैंने तो लेट के आराम करना। तो मुझे जो है ना ये बात मतलब अभी भी याद है उनकी कि लेट के आराम करना, मगर वो मुझे नहीं था पता कि उन्होंने लेटना किधर है, कहते तो थे कि मैंने लेटना। खैर पीएस हमारा पहुंचा, हर चीज़ करवाई, एडवांस जो है ना वैक्सीन्स का ऑर्डर किया। एक मिनट जी। तो फीड का ऑर्डर लगवाया, टीम पूरी बनाई। तो जिस दिन पीएस आया तो उस दिन ना शाम को इनकी ना तबीयत काफ़ी ख़राब ना, मैं भी फार्म पे था, डॉक्टर सुहेल साहब भी थे, नईम साहब भी ना। तो वो ना मेरे पास नईम साहब आए, आके कहते हैं सर हाफ़िज़ साहब की तबीयत नहीं ठीक ना। वो मतलब वाशरूम में गए हैं, फिर आए हैं, फिर चले गए हैं। तो फिर मैं जब जाके देखा है तो वो वाशरूम में ना उठा नहीं था जा। मैंने जाके पकड़ा, मैं कहा आप सब मसला बताएं मुझे, मतलब आप जाते हैं ड्रिपें लगवा के आ जाते हैं, आप क्यों अपना मतलब प्रॉपर इलाज नहीं करवा रहे। उस ड्यूरेशन में मतलब मेरे दोस्त जो डॉक्टर उस्मान साहब हैं उनको कह के रिपोर्टें भी करवाई, सारा कुछ करवाया। खैर जो है ना अब हमने कहा जी आपका वादा वफा हो गया, जानवर आ गया, तो अब आप जो है ना रेस्ट करें। उसी वक्त जो है ना रात का कोई 10-11 थे, मैंने फ़ानी भाई को कहा कि आप जो है ना मेरी गाड़ी पे आप सबको घर छोड़ के आएँ। तो सुबह आपने ना हाफसाबाद जाके, तो हमें मतलब हम नहीं थे एक्सपेक्ट करते कि इतनी तबीयत ख़राब है। खैर मैंने उनको कहा कि आप जो है ना, ये बात है 22-21 की रात की है, 22 की बात है, 22 अक्टूबर की। तो इनको घर भेजा और सुबह मैंने इनको फ़ोन किया, मैं कहा जी आप डॉक्टर के पास गए हैं। तो फिर वही नहीं मैं फार्म पे आता हूँ, इधर से चला जाता हूँ। मैंने फ़ानी को कहा कि नहीं फ़ानी आप ना, फ़ानी के भाई जो है ना वो उनका अपना ट्रांसपोर्ट का काम है, मैंने वो गाड़ी भेजी। मैंने कहा जी आप हाफसाबाद जाएँ, आप जाके चेकअप करवाएँ। खैर उधर गए, शाम को उन्होंने बताया, उन्होंने ड्रिप वगैरह लगाई है, मैं ठीक हो गया हूँ। तो मैं ना हाफसाबाद से गाँव आ गया हूँ, तो मैं बड़ा बेहतर फील कर रहा हूँ। मगर मैंने कहा जी अब सब अब आप ना प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट करो, रेस्ट करें जितना हो सकता है, हम मामला चला लेंगे। मगर बार बार फ़ोन आना, फिर उन्होंने क्या किया कि उनकी तसल्ली नहीं होती थी, तो मैंने उनका ना ग्रुप्स बनवा दिए। मैंने कहा आप सब आप ग्रुप बनाएं, फार्म 1 का भी, पीएस फार्म का भी, घर बैठ के देखें तो मुतमिन हो के आप काम करें, हम चला लेंगे। ग्रुप्स बनाए, उसमें मतलब लेबर को गाइड किया, डेली की रिपोर्ट भेजनी है, फीड की इतनी क्वांटिटी है, इन्हों इंज करो, आज जानवर क्यों मरे हैं, इन्हों खोल के दिखाओ। उन्होंने मोबाइल पे काम चलाना शुरू कर दिया। मैं भी मुतमिन हो गया कि चले अब रेस्ट कर रहे हैं, ड्रिप्स वगैरह लग रही है, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, मामला बेहतर चल रहे हैं। मैंने हाफ़िज़ साहब को जो है ना अंगेज जो है ना मोबाइल पे करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं तो पहले भी मोबाइल पे ही सारा काम करता था। मैं चला गया दुबई, मेरा 31 यकम और 2 को काम था कुछ, 31 अक्टूबर, नवंबर, मतलब 1 नवंबर 2 नवंबर को। इसी ड्यूरेशन में मुझे पता चला कि हाफसाबाद से ना लाहौर चले गए। मैंने फ़ोन किया उधर, मैं क्या आप सब खैरियत है, कहते हैं बिल्कुल। वो असल में ना सर मसला ये था कि इनको बात समझ नहीं आ रही थी, तो इन्होंने कहा जी आप बेहतरी तो हो रही है, आपकी आंखें भी जो है ना बेहतर हो रही हैं, यूरिन वगैरह भी येलोनेस कम हो रही है, तो आप जो है ना लाहौर किसी हॉस्पिटल जाके सारी अपने टेस्ट वगैरह करवा दें। तो मैंने कहा आप किधर आए हैं, तो कहते जी मैं जनरल हॉस्पिटल। मैं कहा नहीं आप सब जनरल हॉस्पिटल को छोड़ें, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए। कहते नहीं वो सर वो उन्होंने रिकमेंड इधर किया है, तो मुझे कोई मसला नहीं, मैं बड़ा बेहतरीन हूँ, मैं तो मतलब ये लैपटॉप भी साथ ले आया हूँ, सारा काम बैठ के इधर ही करता हूँ, तो आप बेशक फ़ानी भाई से पूछ लें। इतने में फ़ानी भाई जो है ना इनका पता शता लेने गए, तो मतलब ही वॉज़ वेरी एक्टिव और हर तरह से जो है ना सारी एक्टिविटीज़ कर रहे, आंखें भी बेहतर होगी। तो हम भी मुतमिन थे, हमें नहीं था पता कि ये इतने बीमार हैं या हो जाएंगे। खैर वो हॉस्पिटल से चलना, फीड मंगवा रहे, उन्होंने अपना निज़ाम बड़ा बेहतर, इतना बेहतर चला रहे थे कि हमें पता ही नहीं था कि वो हॉस्पिटल है। मैं वापस आया 4 तारीख को, मैं इनके पास गया, इनका जाके खबर अखबार ली, तो मैंने इनको कहा जी अब साहब आप जो है ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल चलते हैं, जाके करते हैं, मतलब ये सरकारी नहीं बेहतर। तो कहते सर ये देखिए मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं बेहतर हो रहा हूँ, मैं हशाश फील कर रहा हूँ, मुझे याद है कहते हैं मुझे इधर रेस्ट मिला तो मैं बड़ा एक्टिव हूँ। तो ये बाहर आए, हमें मिला, सारा कुछ किया, पूरी वार्ड को चला रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। सामने एक और बंदा था, वो पोल्ट्री का वर्कर था, उसको बताया, मतलब ही वॉज़ वेरी एक्टिव ना। ये बात है 6 तारीख की। खैर हम भी मुतमिन हो गए।
7 8 9 गुजरी। अब ये 8 9 की बात है। मैंने आप साहब अगर मतलब आप 31 तारीख के आए हुए हैं, 9 दिन हो गए हैं, तो क्या ये कर रहे हैं? वो कहते हैं जी असल में ना वो अभी तक कह रहे हैं कि आपका ना हेपेटाइटिस A B C कोई होता है, ये कोई भी एक्टिव नहीं है। हम सिर्फ आपकी वजह ढूंढ रहे हैं कि आपका ब्लू रिबन ये बॉडी में टॉक्सिक क्यों बढ़ रहा है, मतलब ये येलोइश क्यों है सारा ना। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर्स का पैनल आता है, तो वो कहते हैं कि हम बड़े करीब हैं, तो आप कहीं और ना जाइएगा। मैंने उनको PKLI का मशवरा दिया, पता भी करवाया। हमारे एक और जानने वाले हैं, उनका भी ट्रीटमेंट उधर से हुआ, और एक और है उनको जो है ना जिगर के ऊपर जो है ना कोई थी गिल्टी सी थी, कोई दाना था, तो उनका भी उधर ट्रीट हुआ। डॉक्टर उस्मान साहब को कहा कि अपॉइंटमेंट वगैरह हर चीज़ सेट करवाई। मगर हाफ़ साहब वो कहते हैं ना कि वफा का पैकर थे, और उन बंदों से वफा कर रहे थे कि जो सिर्फ इनको कह जाते थे कि हम आपके मर्ज़ के बहुत करीब हैं, तो हमें सिर्फ डायग्नोस कर लेने थे मसला क्या है। तो डायग्नोसिंग के लिए उन्होंने लास्ट चीज़ रिकमेंड ये की कि आपकी वो ना होगी एक वो ट्यूब इंसर्ट करते हैं, एंडोस्कोपी। अब मैंने कहा जी आप सब ठीक है। फिर एंडोस्कोपी की बारी आई, तो 1 2 दिन गुजर गए जी, वो मशीन नहीं है, टाइम नहीं मिल रहा। मैंने हफ्स साहब से बात तो सुबह दोपहर शाम होती थी। अब मैं भी कंसर्न था कि इतने दिन हो गए हैं, एक बंदा हॉस्पिटल में बैठा है, तो हॉस्पिटल की तो अपनी टेंशन बड़ी होती है, बीमारी हो ना हो। अल-शफ़ा है इधर ना लाहौर में, मैंने वो प्राइवेट है डायग्नोस्टिक, उनकी बड़ी अच्छी है। मैंने कहा जी हफ्स साहब हम उधर से एंडोस्कोपी करवा लेते हैं। अब उस पर डॉक्टर्स से जब मशवरा हुआ, डॉक्टर्स ने कहा कि असल में हमने सिर्फ एंडोस्कोपी नहीं करनी, हमने एंडोस्कोपी के साथ अगर आपके अंदर कोई ब्लॉकेज है, कोई गिल्टी है, तो उसका ट्रीटमेंट भी करना। तो हम और ऊपर से हफ्स साहब को कहीं कह गए, या हफ्स साहब ने अपनी तरफ से कहा कि वो कहते हैं हम बाहर का टेस्ट नहीं मानेंगे। फिर उस पर हमने वेट करना शुरू कर दिया। अब 2 3 दिन गुजरे, और ये बात है 12 तारीख की, 13 तारीख की। 13 तारीख को जो है ना 12 को मेरी बादशाहत हुई सारी, मतलब मैं इधर ही प्लाजे के नीचे खड़े होके, मेरी आदत थी कि जब मैं घर से निकलता हूँ तो अपने की मेंबर्स को ना गाड़ी में बैठ के जो है ना कॉल्स करता करता प्लाजे पे आ जाता हूँ, ताकि आने तक एक मोमेंटम बन जाए। तो गाड़ी के अंदर ही बैठ के मेरी इनसे ना 30 35 मिनट बात हुई है, काम की बातें सारी हुई हैं। और साथ मैंने कहा जी आप सब क्या फिर अपडेट है कोई एंडोस्कोपी का? कहते जी कल हो जानी। खैर जो है ना कल एंडोस्कोपी की बारी आई। सुबह सुबह मैंने इनको फ़ोन किया, इन्होंने फ़ोन ना उठाया 13 तारीख को ना। तो मुझे मतलब था कि एंडोस्कोपी वगैरह इनका टेस्ट है, मुझे भी नहीं था पता कितना सीरियस है। तो मैंने कहा ठहर के करता हूँ। फिर हम भी कुछ अपने कामों में लग जाते हैं। तो शाम तक ना व्हाट्सएप का जवाब आया, व्हाट्सएप डिलीवर हो गया था, और ना जो है ना हाफ साहब से कोई रब्ता हुआ। मैं फिर मुनासिब ना समझा, मैंने रमज़ान साहब इनके छोटे भाई हैं उनको कॉल की। तो उन्होंने बताया 13 तारीख को कि हाफ़ साहब की तो तबीयत बहुत ख़राब है, और सुबह से जो है ना आउट ऑफ सेंसेस है। ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। मैं कामों के करीब था, एक क्लाइंट की तरफ गया हुआ था, तो मैं मतलब गाड़ी रुक गई सड़क के ऊपर ही। तो मुझे ना समझ आई कि मतलब ये क्या एकदम हो गया। अभी कल तक तो मैं बिल्कुल ठीक, हर चीज़ थी। हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि हाफ़ साहब के साथ इस तरह कुछ हो सकता है या उनकी इतनी तबीयत ख़राब है। खैर मैं कोई ना 5 मिनट सकते में रहा। मैंने फ़नी भाई को और अपने दोस्त डॉक्टर साहब को कॉल की, तो सुहेल साहब आगे ही लाहौर होते हैं। तो मैंने कहा कि हाफ़ साहब की तबीयत ख़राब है, लाहौर जाना। तो वो मतलब अच्छे हैं, बचपन के दोस्त हैं, वो आए मेरे पास गुजरांवाला, हम उधर चले गए। जब हम उधर पहुँचे तो वो गेम ही सारी उल्ट हो चुकी थी। हुआ ये कि हाफ़ साहब की वीकनेस काफ़ी ज़्यादा थी। डॉक्टर्स ने क्या किया, उनको जो है ना फास्टिंग करवाई। फास्टिंग के साथ एक ना स्टूल पास करवाना होता, नीमा करवाना होता। तो वो जब नीमा करवाया तो उससे और वीकनेस हो गई। अब पहले फास्टिंग हुई है, सुबह टेस्ट से पहले उन्होंने नीमा करवाया, तो आप सबकी एनर्जी बहुत डाउन होगी। एक बंदा ऑलरेडी जो है ना बीमारी से लड़ रहा है। तो वो जब लेके गए हैं उनको एंडोस्कोपी के लिए, तो उन्होंने कहा ये तो बंदा ही बेहोश है, नीम बेहोश है, तो इस हालत में तो हम नहीं कर सकते, आप वापस ले जाओ। तो वो वापस ले आए 13 तारीख को। 13 की रात को हम गए तो वो हाफ़ साहब का पेट बिल्कुल फूला हुआ, और सरकारी हॉस्पिटल में जिस तरह का सिनेरियो होता है, आल्दो के निज़ामात कुछ देखने में बेहतर थे। खैर हाफ़ साहब बिल्कुल मदहोश थे, सेंसेस में नहीं थे।
डॉक्टर उस्मान साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि ये असल में ना इनके पेट में पानी पड़ रहा है। ब्लड भी अरेंज किया सारा, जो है ना ब्लड भी उनका रेयर था, नहीं था मिल रहा। उधर से सुहेल भाई को कहा, उन्होंने पता किया सारा, मतलब ब्लड अरेंज कर लिया। अब डॉक्टर साहब कहते हैं इस हालत में अगर ब्लड लगाएंगे तो इनका तो जिगर जो है ना वो वाइट सेल को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, पेट में फेंकता जा रहा है, तो पहले इनके पेट का पानी रिमूव करवाएं। आउट ऑफ सेंसेस हैं। फिर हम सारी रात उधर रहे। ये बात है 13 की रात, 14 की सुबह शुरू हो चुकी थी। सारा हमने जो है ना भाग दौड़ के, डॉक्टर सोए, उनको उठवाया, पेशाब की नाली लगवाई, उसके अलावा कुछ इंजेक्शंस होते हैं वो ड्रिप में डलवाए जिससे यूरिन पास होता है। तो वो ना कोई 3 बॉटल्स जो है ना उनके पेट से पानी निकला, उनके दिल पे, गुर्दों पे और दिमाग पे जो था ना एक जो स्ट्रेस था बकौल डॉक्टर उस्मान साहब के, वो रिलीज़ हुआ। तो आप साहब ना सुबह 4-5 बजे के करीब होश में आना शुरू हो। होश में आए। इस ड्यूरेशन में अब्दुल्ला और मिनसा 2 बच्चे हैं उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। और भाभी पहुंच गए, उनसे मिले तो मतलब खुश हुए, ऐसा ऐसा सेंसेस वापस आनी शुरू हुई। और मतलब इतने में उन्होंने कहा कि रमज़ान साहब ने और सितार भाई, उनके भाई जो है कि सर नबील और जो है ना फ़नी भाई आए हैं, तो उठ के बैठ गए। अच्छा, ये हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव साइन था कि जो एक बंदा बेहोश है पिछले कह लें कि 36-40 घंटे से, तो वो तो उठ के बैठ गए हैं, हल्की हल्की मतलब मदोशी में बातें कर रहे हैं। उनकी सिस्टर भी बड़ी खुश हुई। तो वो फिर हमने जो है ना तसल्ली हुई, तो फिर हमने PKLI अपॉइंटमेंट ली। हम सुबह 8 बजे के करीब PKLI पहुँचे। उन्होंने कहा जी इस अननोन सिचुएशन में तो हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते पेशेंट, तो आप जो है ना हम आपको एलोकेशन कर देते हैं प्राइवेट जो है ना कोटे के अंदर, मगर आप ना कल लेके आए, आज हमें रिपोर्ट्स वगैरह दें, हम सारा उसको एनालाइज करेंगे। 14 की दिन चल रहा ना। खैर वो 15 को जो है ना हम ये सारा 14 को ये प्रोसेस चलता रहा। मैं फिर मतलब मेरी जब आखिरी मुलाकात हुई है और मतलब मुझे अभी भी वो अल्फाज याद है उनके, तो मुझे कहते हैं इशारे से कि आप चले जाएं, सारी रात हो गई है इधर है। तो मैं कहा नहीं आप सब कोई मसला नहीं है। तो कहते नहीं जाएं, मैं अब ठीक हूँ, मतलब इशारे से बात नहीं की। तो खैर मैं देखा उनको कि ठीक है अब कुछ बेहतर चल रहे हैं। तो हुआ ये कि सडनली ना मुझे रोका इशारे से। मैं रुका हूँ तो मुझे कहते हैं थैंक यू सर। अच्छा, मैं मतलब वो अल्फाज मेरे अभी भी ना गूंज रहे हैं दिमाग में ना। मुझे लग रहा था कि शायद ये अल्लाह ना करे ये आखिरी अल्फाज हों आप साहब के मेरे साथ ना। खैर हम 14 को वापस आ गए। तो मैं फिर कोऑर्डिनेशन मेरा सारा स्टार साहब का जो है ना उनके साथ के आप जा रहे हैं, पीछे से पूछ भी रहे हैं, उनका जी वो सारे डॉक्यूमेंट हर चीज़ हो गई है। 14 का दिन गुजर गया। 15 को शिफ्टिंग करनी थी। 15 को जब इन्होंने हमने, मैं तो नहीं था, स्टार साहब थे, शिफ्ट करना था, तो उन्होंने ना रोक दिया ना PKLI वालों ने। उन्होंने कहा जी थोड़ा सा हमें और टाइम चाहिए। बस वो टाइम शायद आप साहब का फिर जनरल हॉस्पिटल में ही था। तो थोड़ी देर बाद फिर जो है ना ख़बर आ गई कि हाफ़ साहब हम में नहीं रहे। तो बस 15 को वो फिर हमें छोड़ गए। 16 की सुबह को फिर उनका जो जनाजा था। तो ये था सारा सीन। तो ये अक्सर जो लोग शॉक्ड हैं, हमारे फार्मर्स हैं, चूँकि उनका डायरेक्ट रब्ता होता था फार्मर्स को गाइड करने में, उनको चला रहे होते थे। तो बस इतना ही साथ था उनका हमारे साथ ना। बाकी ये कि हम उनकी कमी हमेशा फ़ील करते रहेंगे और हम कोशिश करते हैं कि अपने फार्मर से वन बाय वन जो है ना उनकी अच्छी बातें आप तक पहुंचाएं, ताकि जो है ना एक सदका जारिया भी है। बाकी एज़ पर माय कंसर्न तो वो भाई भी थे मेरे, छोटे थे मेरे से 1 साल ना, मेरे उस्ताद भी थे, मेंटोर भी थे और मोहसिन थे। अल्लाह ताला ने उनकी बदौलत ही मुझे नुकसान से निकाल के प्रॉफिट में लेके आए हैं। तो उनका ये एहसान हमेशा मैं याद रखूँगा, मेरा अदारा भी याद रखेगा। डेट्स ऑल जी। अभी जी आदिल साहब हैं हमारे RSM हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आप सब के साथ इनका वक़्त कैसा गुज़रा। और ये जो है ना ख़ुद बताते हैं कि आप साहब के साथ कैसा वक़्त गुज़रा।
अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे साथ हाफ़िज़ इकबाल साहब का बहुत अच्छा टाइम गुज़रा और वो एक बड़े ही अच्छे इंसान थे, मुखलस इंसान थे और कह लें कि हर एक का दर्द रखने वाले इंसान थे। मतलब कोई भी किसी किस्म की मुझे कोई भी प्रॉब्लम आई है फार्म से रिलेटेड या क्योंकि मेरा ज़्यादा सेल्स से रिलेटेड ही होता है काम मार्केट में, तो अंडों में कोई भी कुछ मसाइल आ जाने, कोई छोटे मोटे या ब्लड वगैरह या इस तरह के कोई आ जाना, तो फिर हाफ़ साहब से मैंने रिक्वेस्ट करनी है, हाफ़ साहब ये प्रॉब्लम आ रही है मार्केट में। तो हाफ़ साहब ने यानी कि उसी टाइम उसी लम्हे कह लें कि वो उसको हल करने की कोशिश करनी है, अपनी टीम को गाइड कर देना कि आप ये चीज़ें मेडिसन या ये चीज़ें मुर्गियों को दे, फ्री रेंज इतने टाइम पे करें। मतलब वो सारा उसी टाइम कह लें कि वो एक्शन में आ जाते थे उस चीज़ के ऊपर ना, मतलब फ़ौरी उस चीज़ का हल निकालते थे। अगर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम मैंने उनको बतानी कि मार्केट में ये कंप्लेन आ रही है अंडों से रिलेटेड, ये वाली आ रही है, एग जो शेल है वो थोड़ा सा मतलब कह लें कि उस प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मतलब कह लें कि कोई भी किसी किस्म की मार्केट में किसी किस्म की कोई कंप्लेन होती थी तो वो फौरी माशाल्लाह ना वो हल करते थे उस चीज़ को और बेहतर भी हो जाती थी वो चीज़। तो कह लें कि वो अभी भी कुछ कोई कंप्लेन वगैरह आ जाए तो यही माइंड में आता कि आप सबसे कहते हैं तो हल हो जाएगी, लेकिन वो कह लें कि वो अब हमें नहीं रहे, तो कह लें कि उनकी कमी तो बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, अभी हमें हो रही है, तो आगे भी कह लें कि होती रहेगी। उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, जिस तरह के माशाल्लाह उनका एक्सपीरियंस था, तजर्बा था, क्योंकि उन्होंने मार्केट ख़ुद भी की हुई है, तो बड़ी कह लें कि मार्केट के हवाले से भी बड़ी सपोर्ट करते थे मुझे। तो मुझे तो सर बहुत कमी उसकी रहेगी। तो सारे फार्मर हज़रात से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो देखने वाले हैं वो उनके लिए दुआ करें, हम भी इंशाल्लाह उनके लिए दुआ करते रहेंगे। और बाकी इसके आगे क्या कह सकते हैं, अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की मर्ज़ी है, हर बंदे ने कह लें कि जाना है। तो बाकी हमारे यहाँ पे अदारे में ऑर्गेनिक वैली में उनकी बड़ी वैल्यू थी, उनके आने से कह लें कि पूरा एक सिस्टम था, हमें जो फार्म से रिलेटेड कोई भी अंडे कितने आ रहे हैं, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, एक एक चीज़ का कह लें कि हमें वो बेफ़िक्र थे हम। तो अब कह लें कि वो थोड़ा सा अब चीज़ें माशाल्लाह कह लें कि वो हो तो रही हैं, लेकिन ये है कि जैसे वो कर रहे थे उस तरह तो अब थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एक बंदे के जाने से वो कमी तो महसूस होती है उस चीज़ों की। जिस तरह वो रिपोर्टिंग के हवाले से अंडे कितने आ रहे हैं, कितने मतलब फार्म से निकले हैं, एक एक अंडे की कह लें कि रिपोर्ट हमारे पास मौजूद होती थी। तो जी आप भी दुआ कीजिएगा आदिल उनके लिए, और जो फार्मर्स देख रहे हैं, एक जो चीज़ हम कर सकते हैं वो उनकी मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं, उनकी अच्छी चीज़ों को याद रख सकते हैं, और उनके बच्चों की कामयाबी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो अक्सर उनको मतलब वो इतनी मेहनत करते थे तो बच्चों के लिए करते थे, और मैंने सुना कि नईम साहब बताते थे कि जब उनको मतलब मेरे से तो उनका एक कह लें कि बॉस सबॉर्डिनेशन वाला ही था तल्लक, मगर जो पीयर रिलेशन था नईम साहब कहते थे कि मैं नईम साहब कार किस तरह बह जाऊँ, बच्चे छोटे छोटे ने। तो फिर कहते हैं कि जब तबीयत बड़ी ख़राब है, जिस दिन मैं आपके पास आया हूँ, तो कहते हैं नईम साहब वो मतलब काम करना है बच्चों के लिए, मगर ज़िंदा भी बच्चों के लिए रहना। तो बच्चों की बड़ी फ़िक्र थी उनको, तो आप उनके बच्चों के लिए ज़रूर सुनने वाले दुआ कीजिएगा जी। काम से बड़ा प्यार था उनको ना, अपने काम से कह लें कि बेड पे पड़े हॉस्पिटल है लाहौर, तो रिपोर्टिंग वगैरह वहाँ से वो कर रहे हैं। मेरी लास्ट 12 तारीख तक उनकी शाम में बात हुई है कि आदिल भाई, मतलब हर एक को भाई कह के उन्होंने बुलाना है, इसके अलावा अल्फाज आदिल भाई। तो कह लें कि 12 तारीख को शाम तक उनका मैं वॉइस नोट सुनता रहता हूँ। तो कहते थे कि मैं ना कल मॉर्निंग में ना फीड का ऑर्डर दे दूंगा, तो आप गाड़ी को अपना वो जिस हिसाब से आपने सेल के लिए भेजनी है लाहौर, तो वो उसी मतलब वो एक हमारा प्लान होता था। तो मैंने सुबह 13 तारीख को मैसेज वगैरह किया कि आप साहब आपने फीड का ऑर्डर लगवा दिया। मतलब वो कह लें कि वो मेरे लास्ट मैसेज थे, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं था आया ना। तो कह लें कि 12 तारीख तक वो अपनी रिपोर्टिंग वगैरह कर रहे थे, मतलब हमें नहीं था लग रहा कि वो इस तरह हमें छोड़ के चले जाएंगे। हमें मतलब उनकी काम एक्टिवनेस से, प्रोडक्टिवनेस से
ये एहसास ही नहीं आखिरी वक्त तक हुआ कि उनकी तबीयत इतनी ख़राब है। मतलब मैं उस दिन भी बात ये कर रहा था कि अक्सर होता है ना कि जो लोग रोने धोने धोते हैं, मैं मर गया, मैं लुट गया, ये हो गया, मेरी तबीयत ख़राब है, तो यार वो किसी हद तक ठीक होते हैं कि लोग अलर्ट हो जाते हैं। तो हाफिज़ साहब ने मतलब जब जनरल हॉस्पिटल भी पहुंच गए तो 12 तारीख तक हमारी तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि ये इतना बड़ा इंसिडेंट भी हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे मैं वो अगर मुझे ना वो तस्वीरें भी भेजी थी उन्होंने, मैं कहा आप साहब आप बताएं मुझे आप कैसी तबीयत है आपकी, तो मैं 1 मिनट ज़रा आपको अगर दिखा पाऊँ। जी जी, मतलब उन्होंने मुझे अपनी तस्वीर भेजी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बेफिक्र हो जाए। मैंने कह लें कि वो टेस्ट वगैरह मेरे फरहान साहब को भी भेजते थे। फरहान साहब जब कहते थे, उनकी ज़रा मजाक की आदत है कि आप साहब की हाल है, फटाफट ठीक हो जाओ, ਤੁਹਾਡੇ दूजा ब्याह कराना। तो वो उनको ना बेड से जो है ना अपनी तस्वीरें खींच के कहते थे कि फ़ानी भाई मैं ठीक हूँ, ये देखो मैं एक्टिव हूँ, तो ये तो बड़ी अच्छी आपने बात की मगर किसी को पता ना चले। तो वो मजाक में जो है ना उनका आपस में मजाक चलता रहता था। तो बस ये आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। ये एक तस्वीर है मेरी जो लास्ट उन्होंने मुझे भेजी है जी, ये देखिए माशाल्लाह जी, ये एक जो है ना मोटिवेशन है कि हॉस्पिटल से भी विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। ओहो या अल्लाह इनकी बख्शिश कर। बस ये था कि मुझे वो कह रहे थे एंड तक कि यार मैं ठीक हूँ, बस टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, टेस्ट करवा रहा हूँ, तो मैंने जल्दी आ जाना। बस वो किस हालत में आए हैं वो कह लें कि हमें बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी हमारे लिए, क्योंकि हम तो 12 तारीख तक उनके साथ राब्ते में और 13-14 तारीख को बस इतनी सीरियस हालत होगी कि वो हमें छोड़ के चले गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके घर वालों को सब्र दे जी। आमीन सुबह आमीन जी। अभी मैं मौजूद हूँ अपने पीएस फार्म पे। तो हमारे साथ शाहिद साहब हैं, नईम साहब हैं, फरहान साहब हैं, महफूज साहब और जुनैद साहब मौजूद हैं। तो अभी हम हाफ़िज़ साहब की ही बातें कर रहे थे। तो सबसे पहले हम नईम साहब से पूछते हैं कि नईम साहब आपका कितना अर्सा रहा तल्लुक़, कैसे हाफ़िज़ साहब के साथ आपकी अटैचमेंट हुई, को थोड़ा सा बताइएगा हमारे फार्मर्स को भी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नईमुल हक है। सर बात यह है कि हाफिज़ साहब गए थे हमारे पास पिंडी जो है ना, तो वहाँ पे उनके साथ मुलाकात हुई थी और वहाँ से ही उन्होंने मुझसे नंबर लिया और उन्होंने पहले दिन से ही माशाल्लाह इतनी यानी इखलाक मोहब्बत से मेरे साथ यानी कि जो पहली गपशप हुई तो बहुत बेहतर थी। और उन्होंने बोला कि नहीं भाई एक दिन मैं आपको लाजमी जो है ना अपने पास बुलाऊँगा। तो फिर बाद में भी वो राब्ते में रहे, तो बार बार कॉलें करते रहे कि जी जब भी आप फारिग हो ना मेरे पास आ जाना। तो ये है कि मैं जिस तरह फारिग हुआ तो जब घर पे गया तो फिर भी उन्होंने बोला कि घर में जो है ना कम दिन आपने लगाने हैं, ज़्यादा दिन हमारे पास आ जाओ, जल्दी जितना जल्दी हो सके तो बेहतर है। जब इधर आया तो माशाल्लाह उनके साथ टाइम गुजारा तो फील इसी तरह होता था कि ये इनके साथ पहले से ही हमारा कुछ वक्त गुजर रहा है, यानी कि इतनी उनकी मोहब्बत थी और इखलाक था। तो यानी कि हम तो यही समझते हैं कि उनका टाइम कम था जब वो जितना वो इखलाक और मोहब्बत के साथ हमारे साथ पेश आ रहे थे। तो हत्ता कि अभी भी जो उनकी कमी महसूस हो रही है, तो ये दिन को अक्सर ये इतना टाइम गुज़रता है कि ज़्यादातर उनकी याद में टाइम गुजर जाता है ना, तो उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है। बल्कि ये है कि जो उनके साथ दिन गुजारे हैं वो अक्सर ज़्यादा याद आते हैं। तो अल्लाह की ज़ात उनके मग़फ़िरत फरमाए और जो है ना। आमीन जी। मैं इधर एक चीज़ ऐड करता जाऊँ, नईम साहब माशाल्लाह इनसे जब वो मिले तो नईम साहब का जो है ना केएनस पे बाकी ब्रीडर फार्म पे टाइम गुजरा हुआ, तो मुझे आके कहते हैं कि सर बंदा हमारी तरह का बड़ा ना हाथ से काम करने वाला, तो नईम साहब को हमने ना ले के आना हर हाल में ना। तो मतलब मैं भी उस वक्त अभी डेवलपमेंट फेज़ में था, बार बार जो है ना मुझे याद दहानी करवानी कि जो है ना हम बुला लेते हैं। तो मुझे आज भी याद है कि ख़ुद ही फ़ोन करके उन्होंने बुला लिया, मेरे पास हेड ऑफिस ले आए और पहली मुलाकात करवाई और मेरा ख्याल है सैलरी और बाकी जो मामला थे वो भी उन्होंने ख़ुद ही सारे तय करके मुझे कहा जी बस ठीक है मैंने बता दिया। तो मैं समझता हूँ मेरा नईम साहब कोई किसी किस्म की उन्होंने कोई आपकी कसर छोड़ी नहीं। उन्होंने जिस तरह मेरे दिल में यानी कि ख्यालात थे, उन्होंने वो दिली ख्यालात भी उन्होंने पूरे किए किस्म के।
तो कोई यानी कि मेरी डिमांड भी उनसे नहीं थी, लेकिन डिमांड करने से पहले ही जो उनका जो इखलाक था तो वहाँ पे मैं मुतासर हो गया कि डिमांड मैं किस तरह करूँ। तो माशाल्लाह उन्होंने डिमांड करने से पहले ही जो है ना मेरे जो दिल के में बात थी तो वो उन्होंने पूरी कर दी। फिर कहने का मकसद ही नहीं था कि मेरी ये डिमांड है। तो नहीं जी, ना सिर्फ कह लें कि वो ख्याल करते थे, मुझे आज भी याद है कि नईम साहब ने उस वक्त मेरे से कहा था कि सर सैलरी बाकी चीज़ें तो छोड़ें, आप साहब ने एक चीज़ कही थी कि नईम साहब आपको हो सकता है हम KN से बाकी ये जितनी सैलरी ना दें मगर हम आपको इज़्ज़त बड़ी देंगे। तो नईम साहब मुझे याद है कि ऑफिस में उन्होंने कहा जी आप साहब की ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी जो मुझे खींच के पिंडी से जो है ना गुजरांवाला तक ले आई। और उसके बाद जो बाकी सारी टीम जिस तरह शाहिद साहब हैं, महफूज साहब, जुनेद साहब, तो बताइएगा कि क्या सिर्फ नहीं भाई चलें आप 2 मिनट आप ही से बात करना चाह रहे हैं, माइक आप अपने पास ही बेशक रखें। नहीं भाई मुझे बताइएगा कि आपको टीम बनाने में कितनी ज़्यादा उन्होंने इख्तियार दिया, क्या आपने अपनी मर्ज़ी से टीम बनाई या हाफ़िज़ साहब उसमें कोई आपको इंसिस्ट करते थे फोर्स वगैरह? सर ये है कि मैं बंदे तो अपनी मर्ज़ी से बुलाता रहा हूँ, लेकिन उनकी हेल्प ये थी कि बंदे से पूछ गूछ करना, बंदे ने काम कितनी सर्विस है या कितना एक तजर्बा है, इस लिहाज से वो यानी पूछ गूछ करते थे और बंदे का इंटरव्यू भी वो मतलब आपको हर तरह की उन्होंने माशाल्लाह आज़ादी दी थी कि अपनी मर्ज़ी से बंदा मंगवाओ, लेकिन ये है कि एक्सपीरियंस के बारे में पूछना उनकी यानी कि ड्यूटी थी। तो उन्होंने अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझ कर उन्होंने ये जो है ना सर अंजाम दिया। कि तो बाकी ये कि मुझे आज भी याद है कि मुझे आके अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना कि इतने मैस के चार्जेस होने चाहिए सर, इतना खाना है, हम अच्छे लोग रखते हैं, अच्छे एक्सपीरियंस वाले रखते हैं तो अच्छा पे करेंगे। तो वो हमेशा एडवोकेट ही मतलब इन्हीं की वकालत करते थे और मुझे नहीं याद पड़ता कि आज तक कोई बंदा उन्होंने रखा हो तो उसके बाद उन्होंने कहा हो कि इसको निकालना। इवन बंदों को चलाया करते थे। तो एक बड़ा जी हसीन यादें हैं उनकी। तो फरहान साहब को हम कहते हैं अगर कोई हाफ़िज़ साहब से रिलेटेड बात को ऐड करना चाहें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान है। हाफ़िज़ साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, 2 साल हमारे साथ वक़्त निकाला उन्होंने, तो हमें तो पता नहीं था उनके पास वक़्त कम है। और जब उन्होंने 2 दिन पहले बात हुई फोत होने से पहले, फरहान साहब आप अपने ग्रुप में आपको हमने डाल लिया है, आप ऐसा किया करो, आप ऐसा किया करो। पता नहीं था हमें, हाफ़िज़ साहब ने हमें छोड़ के चले जाना। बड़ा अच्छा वक़्त हमारा निकला और बड़ा कुछ सीखा उनसे हमने। और अब वैसे मैं चाह रहा हूँ जैसे जैसे वो मुझे कह गए हैं ऐसे करना है, आपने ऐसे करना है, तो अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। बड़े अच्छे आदमी थे। आमीन जी। शायद भाई आपका कितना अरसा गुज़रा जो है हाफ़िज़ साहब के साथ और किस तरह का जो है ना रहा? जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शाहिद ख़ान है। सर जब मैं नया भर्ती होकर इधर आया हूँ हाफ़िज़ साहब के साथ तो मैंने 3 या 4 दिन गुजारे हैं। हाँ। लेकिन वो जो 3 या 4 दिन थे वो मतलब 3-4 दिन अब नहीं रहे, वो 3-4 सालों में यही समझो तब्दील हो गए। मतलब उन्होंने अपनी इतनी अच्छाइयाँ और इतनी अच्छी बातें में बताई हैं कि अभी वो हम नहीं भूल सकते कभी भी उनकी। तो बाकी उसके बाद जो है हाफ़िज़ साहब से 10-15 दिन जो हुआ रब्ता हुआ वो फ़ोन पे ही हुआ है। फ़ोन पे हम उनके साथ रब्ता करते थे, उनकी तबीयत के बारे में उनसे पूछते रहते थे। तो हाफ़िज़ साहब उधर से भी हमें यही कहते थे कि मुझे आप लोगों की बड़ी याद आती है, बस मुझे जल्द से जल्द ठीक हो कि मैं आप लोगों के पास आ जाऊँ। बड़ा कुछ कहते थे हम लोग, वो बड़ी मिस करते थे हम लोगों को। तो सर हाफ़िज़ साहब के लिए अभी हम सब लोग दुआ ही करते हैं। और अभी अक्सर हम दिन को कोई काम भी ऐसे होते हैं या कोई बात ऐसी हो जाती है, फिर दिन में कम से कम 3-4 बार हम हाफ़िज़ साहब का ज़िक्र करते हैं इधर फार्म पे। तो हाफ़िज़ साहब बहुत अच्छे इंसान थे और मेरी जब उनसे मुलाकात हुई इधर तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैंने बोला कि इनके साथ काम करने की मेरा बड़ा जज्बा था। मैंने बोला अगर इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो हाफ़िज़ साहब के साथ काम करेंगे और हाफ़िज़ साहब के साथ दिन गुजारेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इस चीज़ का तो हमें भी नहीं पता था, ना ही हाफ़िज़ साहब को ना ही किसी और को, कि हाफ़िज़ साहब इतनी जल्दी हमें छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन बस सर अब हम सब लोग हाफ़िज़ साहब के लिए दुआ गवाएँ इंशाअल्लाह जी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करेगा जी। महफूज साहब आप कुछ कहना चाहें हाफ़िज़ साहब से रिलेटेड?
जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महफूज उल हक है। जी सर, मैं तकरीबन 2 माह से हाफिज़ साहब के साथ मेरा इधर अलग सलग हुआ और रहा, और इधर आते जाते थे। बस थोड़ी देर बाद जो हमारे साथ इधर रहते थे बस अच्छी बातें करते थे, हर टाइम अखलाक की बातें करते थे। बस हम तो वर्कर थे, मतलब ज़्यादा उनके साथ बैठ नहीं सकते थे, काम करते थे, लेकिन वो जो काम बताते थे वो भी ऐसे जैसे छोटे भाई को बताता है बंदा या किसी अपने करीबी को। बड़े अखलाक से हमारे साथ पेश आते रहे और हम उसको इसलिए बहुत मिस करते हैं। इतना अच्छा इंसान बस जल्दी हमारे से बिछड़ गया, और बस अल्लाह उसको आगे सौखा रखे। आमीन जी आमीन। जुनैद, आप बेटा कुछ बताना चाहें? पहले तो बताइएगा कि कितनी अरसा आपने जो है ना हाफिज़ साहब के साथ काम किया? जी, मैंने हाफिज़ साहब के साथ 2 महीने काम किया है। तो वो बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। वो कहते थे कि दिल लगा के काम करो, आप आगे जाओगे इंशाल्लाह। और बहुत अच्छे इंसान थे। अक्सर मेरे से डिस्कस किया करते थे कि जुनैद बड़ा मेहनती बच्चा है और जो है ना बहुत दिलजोई से काम करता है, तो इसको सिखा के हमने आगे लेके जाना है। तो बस इस यादें ही रह जाती हैं। तो आप भी जुनैद उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह। तो लास्ट टाइम भी मुझे याद है कि जब आया तो मुझे जुनैद के बारे में जब लास्ट डिस्कशन हुई तो यही कहते हैं कि नईम साहब जुनैद को लेके आए थे। तो जुनैद वैसे तो पीएस फार्म के लिए आया था, मगर सर हम उनको ना कमर्शियल फार्म पे रिटेन कर रहे हैं, तो ताकि हमें उधर भी कुछ क्वालिटी मिल सके। नईम साहब के पास तो माशाल्लाह तल्लुकात हैं, कोई ना कोई बुला लेंगे। तो आपको स्पेशल कह लें कि फरमाइशी उधर रिटेन किया। तो आज पीएस फार्म पे तो वैसे हमारे पास मौजूद है एक, चूँकि हमारे वर्कर छुट्टी पे गया तो बैकअप में आए हैं। तो इनको माशाल्लाह कमर्शियल फार्म पे एडजस्ट करके कहते हैं कि जाहिद साहब के साथ एक हमें इस तरह का एनर्जेटिक बंदा चाहिए। तो वो माशाल्लाह एक था कि टीम की डिवीज़न बड़ी खूबसूरत कर रहे थे। और आज देखें अगर हम इधर बैठे हैं तो ये सारा कुछ जो है, ये पीछे जो आपको फार्म नज़र आ रहा है, ये जो सफ़ेदी नज़र आ रही है, ये जो गेट लगा है, गेट के नीचे जो लगे हैं, मतलब एक एक काम हाफिज़ साहब के हाथों का हुआ है और हाफिज़ साहब ने करवाया है। ये देखिए, ये जो फ़र्श है, ये हमने जब फॉर्म लिया तो ये बिल्कुल नहीं था, ये वाशरूम नहीं था, जनरेटर के रूम के हालात बहुत बुरे थे। तो मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो जिसका नाम लें तो वो हाफिज़ साहब का नाम साथ अटैच ना हो। मगर ये कि ये कानून फितरत है, सब ने जाना है। तो आप सब जो देख रहे हैं आप भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनकी जो है ना मग़फ़िरत करे जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी हम मौजूद हैं फार्म 1 पे। ज़ाहिद साहब हमारे साथ हैं। अभी हम ऑफ़िस में मौजूद हैं। हाफिज़ इकबाल साहब की तस्वीर भी इधर अवेज़ है। तो कुछ जाहिद साहब के साथ बात हो रही थी। जाहिद साहब हमारे सुपरवाइज़र हैं फार्म 1 के। तो इनका सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल अरसा इनका या फरहान भाई का गुज़रा जो है ना हाफिज़ साहब के साथ। तो जाहिद थोड़ा सा बेटा बताइएगा कि कैसा आपका हाफिज़ इकबाल साहब के साथ तल्लुक़ था, कैसे आपके साथ तल्लुक़ बना और वो किस तरह आगे चला, थोड़ा सा आप सब के बारे में बताइएगा बेटा। जी सर, मेरा गांव नज़दीक है, इसलिए मैं आप साहब मेरे वाल साहब इधर फार्म पे आते जाते थे। उसने बोला हमें एक लड़का चाहिए जो बहुत अच्छा हो। मेरे वाल साहब ने बताया मेरा एक लड़का फ़ारग है, मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, बड़ी गाड़ियों का, शहर गुजरांवाले आता जाता था, इस करके मैं वो बहुत दूर पड़ता था। इस करके आप साहब ने मुझे बुलाया, इधर समझाया ये नज़दीक काम है, आप बेहतरीन काम करें, आपको इसका सिला भी मिलेगा। इसलिए आप साहब ने मुझे 2 साल मुझे आपके मेरे साथ रहे हैं और मुझे काम भी बेहतरीन सिखाने रहे। ऐसे नहीं, ऐसे पानी फीड पानी, ऐसे पानी आप अगर पंजाबी में करना चाह रहे हैं पंजाबी में कर लें। हाँ जी, इंज फीड पानी, इंज पानी चूचे नूं रखना है, इस तरह दवाई पानी है, इस तरह इंज करना है। हाफ साहब ने मैनू अपने भरावां तो वध के हालांकि सुपरवाइजर सन, उन्हें मेरे नाल कोई सुपरवाइजर नाल कोई बात नहीं गल नहीं की आने, और मैनू हर काम तसल्ली नाल आराम नाल समझाते थे, यार इंज ज़ाहिद इंज करना, इंज नहीं करना, इंज करना। तो थोड़ा सा बताइएगा कि जब पंजाबी में बता दीजिएगा कि लास्ट टाइम था, मुझे याद है कि ग्रुप में कहते थे कि तीनों हल्ले तक समझ नहीं आई, तो ग्रुप बना के आपको चलाया स्टेप बाय, थोड़ा सा वो बताएं कि क्या कभी कोई ऐसी चीज़ भी हुई थी कि वो नहीं बताते थे? नहीं, ऐसी कोई भी, वो फीड जब डालते हैं ना, हमने पिक्चर फार्म का एक रसीद बनाई हुई है, वो पिक्चर डेली हम आप साहब को भेजते हैं। वो कभी एक फार्म एक निज़ाम बनाया सी
एक ए फार्म ਦਾ A1 A B 2 C ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਵਾਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਵਾਏ ਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਡ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਪਾਣੀ, ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਫੀਡ ਦੀ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਡ ਦਾ ਸਟਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਕਚਰ ਭੇਜ A1 B1 C1 C2 ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ 'ਚ A1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ B2 ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਫੀਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਚਰ ਘੱਲੀ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਂ ਰਹੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ PS ਫਾਰਮ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਜਾਂ मतलब हर वक्त ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ फ़ोन पे भी मौजूद रहते सर? हाँ जी, जब तक उनके निकाल उनसे एक या 2 दिन पहले तक हमारे साथ रब्ता रहा आप साहब का। हाँ, मतलब डेली हर चीज़ का रब्ता थी। आधे घंटे बाद 15-20 मिनट बाद मुझे कॉल ज़रूर आती थी, मैसेज कर देते थे क्या कर हॉस्पिटल सन। हाँ जी, हफ्सा अस्पताल सन। ਤੇ ਬੇਟਾ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ किस तरह की कमी ਤੁਸੀਂ महसूस कर रहे हो? वो कमी बड़ी महसूस कर रहे हैं क्योंकि जब भी मुझे कोई काम पे कोई एक्स्ट्रा होता था मुझे नहीं समझ आती, मैं आप साहब को बोलता था, अब मैं किसको बोलूँगा। अल्लाह खैर करेगा। ये कह लें कि ये तो दुनिया के निज़ाम है। जब भी मुझे कोई काम की टेंशन होती मैं आप साहब को बोलता, आप साहब ऐसे या क्या करना है, आप साहब बोलते ये ऐसे नहीं ऐसे कर लो। अब तो 15-20 दिन हो गए आप साहब को गए भी, तो मुझे बहुत टेंशन लगी हुई है। अल्लाह ताला करम करेगा जी बेटा। अब मौजूद हैं आप नईम साहब को, बाकी जो लोग हैं उनको पूछें, मुझे पूछ लें। तो बेटा असल चीज़ ये होती है कि एक ना निज़ाम कुदरत है। अगर मतलब ये निज़ाम किसी के जाने से रुक जाता तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत हुए थे तो इस कायनात को रुक जाना चाहिए था ना, मगर अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है ना। मतलब सहाबा आए, इतनी बड़ी हस्तियाँ ही चलेगी। असल जो ज़िंदगी हमसे चीज़ रिक्वायर्ड करती है ना वो ये है कि कंटिन्यूटी चलते रहें। एक किसी अजीज़ के जाने के साथ चले जाना बड़ा आसान है। असल चीज़ है कि जो बाकी लोग हैं उनके लिए ज़िंदा रहना असल बहादुरी है। तो बेटा कमियां तो कभी पूरी नहीं होती, मगर ये है कि उनकी कह लें कि एक शिद्दत को, सदमे को हम कम कर सकते हैं। तो आप लोग जो है ना डेफिनेटली आपकी ज़िंदगियों में हाफिज़ साहब की कमी तो रहेगी, और किसी हद तक जो है ना हम इधर भी है लॉबी में भी दिखाते हैं कि हमने जो है ना उनको अपने दिलों में, अपनी जगहों पे याद रखा, मगर आगे चलना भी ज़रूरी है ना। तो अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हम सबको सब्र दे। तो अभी हम कुछ अनाउंसमेंट करना चाह रहे थे, फरहान साहब को हम कहते हैं कि वो कैमरा थोड़ा सा होल्ड कर लें। अभी फार्मर्स इस वीडियो को बनाने का मकसद एक्चुअली ये था कि मेरे उस्ताद थे, मोहसन थे, मेरे मेंटोर थे, कोच थे हाफिज़ इकबाल साहब ना। उनकी ज़िंदगी का मकसद यही था कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और जो नॉलेज उनके पास है वो लोगों तक फैलाएं। हम लुमन के PS तक भी इसीलिए पहुँचे कि वो कहते थे कि लोगों को ना अच्छा ब्रीड दें, सर पता चले कि अच्छी फार्मिंग क्या है, अच्छे पैरामीटर्स क्या। तो अब उनकी ज़िंदगी के मकसद को हम किस तरह कामयाब रख सकते हैं कि एक सदका जारिया किस तरह कर सकते हैं कि जो नॉलेज हमने उनसे लिया, जिस रास्ते में उन्होंने हाथ पकड़ के हम सब लोगों को चलाया, उस रास्ते को और ज़्यादा स्मूथ करें, जो हाफिज़ इकबाल साहब की सारी उम्र कोशिश रही। तो इस चीज़ को देखते हुए हम ना एक स्टार्ट करने जा रहे हैं हाफिज़ इकबाल वेलफेयर ट्रस्ट ना, जो ऑर्गेनिक वैली के अंडर काम करेगा। इंशाल्लाह जल्द हम उसकी जो मोडेलिटीज़ हैं वो पूरी करके, जो प्रोटोकॉल्स हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि हम जो है ना अब्दुल्ला और मिनसा हाफिज़ साहब के जो बच्चे हैं, बेटा और बेटी हैं, उनसे हम उसका जो है ना रिबन कटिंग सेरेमनी करवाएं। उसमें अभी कंसेप्ट आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होगा, मगर ये है कि जो नॉलेज हमने उनसे लिया उसको हम जो यूट्यूब पे स्प्रेड आउट करते हैं, हम कहेंगे कि उसको हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, और एट द एंड ऑफ मंथ फार्मर्स हमें उस नॉलेज पे एक समरी वीडियो बना के भेजें। उस वीडियो को हम अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे पब्लिश करेंगे, और जिस वीडियो को लोग सबसे अच्छा रैंक करेंगे
उस फार्मर को हम 500 चिक्स जो है ना फ्री ऑफ कास्ट अंडर हाफिज़ इकबाल वेलफेयर ट्रस्ट देंगे, ताकि वो अपना रिज़्क़ हलाल आगे चला सकें। हर महीने हम 500 चूज़े देंगे, वो अपना रिज़्क़ आगे चला सकें और वो रिज़्क़ हलाल से, और ये जो नॉलेज हमने उनसे लेके हम आगे स्प्रेड कर रहे हैं, और फार्मर्स जो वो हमारे नॉलेज से नॉलेज लेके आगे स्प्रेड कर रहे हैं, तो वो एक सदका जारिया की एक चेन बन जाए। और उस चेन बनने से ये है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला उनकी कह लें कि कब्र में रोशनी करे और अपनी रहमत करे कि यार आप एक रिज़्क़ हलाल की लाइन को बना के आए हो, और वो रिज़्क़ हलाल की लाइन इन शेप कि वो नॉलेज की शेप में भी और वो रिज़्क़ की शेप में, चीज़ों की शेप में भी लोगों तक स्प्रेड आउट हो रही है। तो जो मेरी समझ के मुताबिक है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम उनके लिए सवाब और सदका जारिया कंटिन्यू रख सकते हैं। बाकी ये जितने लोग हैं ये सब कहीं ना कहीं उनके नॉलेज से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो वो जो है ना ये भी एक सदका जारिया है। तो ये सीट है जी आप साहब की, बिल्कुल मेरे साथ बैठा करते थे, चीज़ें अभी भी उनकी लिखी राइटिंग हर चीज़ जो है ना मौजूद है। तो इन चीज़ों को हाफ़िज़ साहब को अपने दिल में ज़िंदा रखने के लिए, अपने फार्म में ज़िंदा रखने के लिए फरहान साहब का इनिशिएटिव है। इधर भी इन्होंने पब्लिश करवाई, अभी हम दिखाते हैं बिल्कुल एंट्री पे भी जो है ना। आ जाए फरहान साहब, हम वो भी दिखाते हैं, कंक्लूड उधर ही कर लेते हैं। ये जी इधर हाफ़िज़ साहब ने अपने हाथों से पाकिस्तान का परचम लगाया था और कहते थे कि जो है ना सर हर आने वाले को पाकिस्तान परचम नज़र आना चाहिए, बिल्कुल पीछे लगा हुआ है ये। तो उसके बिल्कुल साथ हमने हाफ़िज़ साहब की बात को ही जो है ना कंटिन्यू किया कि हर आने वाले को जो है ना हाफिज़ इकबाल साहब का जो है ना पता हो। तो आप सब जो देख रहे हैं आप भी हाफिज़ इकबाल साहब के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और ये दुआ कीजिएगा कि हमने जो उनसे इल्म हासिल किया उसको अच्छे तरीके से हम जो है ना स्प्रेड आउट करते रहें और एक जो मकसद है उनका उसको हम आगे चला सकें। बाकी आप सबका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मेरे भाई और मेरे उस्ताद के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।